हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। जब भी वीडियो मिलेगी आप लोगों को नया साल आ चुका होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बेस्ट विशेष करूंगी कि आप लोगों की जो भी इच्छाएं हैं वो इस साल जरूर पूरी हो जाए। तो चलिए जानते हैं बाय प्रयत्न। बाय मीन्स क्या होता है कि जैसा कि हम लोग जो है नाम से ही इसको यदि हम इसके नाम से डिफाइन करें तो क्या आएगा, बाय मीन्स बाहर। बाय मीन्स क्या होता है, बाहर। अभी तक जो है प्रयत्न मीन्स कोशिश, मेहनत या चेष्टा। वर्णों को बोलने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वही हमारा क्या होता है, प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न के दो प्रकार हैं, अभियंता प्रयत्न और बाय प्रयत्न। अभियंता प्रयत्न हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रयत्न किसे कहते हैं ये भी पढ़ चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे वो लोग पिछली वीडियो जाके देख लेंगे, तो ये वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो अब क्या है कि बाय प्रयत्न मीन्स बाहर, यानी जो वर्ण होते हैं, जैसे हम मुख से जो वर्णों को बोलते हैं, चाहे वो स्वर वर्ण हो, चाहे व्यंजन वर्ण हो, या फिर अयोगवा वर्ण हो, या अंतस्थ हो, या ऊष्म वर्ण हो। तो जब भी हम वर्णों को बोलते हैं तो जो हमारी श्वास नली है इसमें से जो वायु निकलती है और उसके साथ जो हमारा मुंह है वो कहीं ना कहीं क्या है, घर्षण करता है। एक साथ जो है वर्णों को बोलने के लिए उसमें जो है रगड़ाव होता है। तो कभी क्या होता है कि वायु जो है हमारी धीरे निकलती है, कभी क्या है कोई किसी वर्ण को बोलने में जो वायु है वो ज्यादा निकलती है, किसी में कम निकलती है। तो इसी प्रकार वर्णों को बोलने के लिए जो बाहर प्रयास किया जाता है, तो वर्ण मुख में, तो जैसे मुख में भी प्रयास होता है, मुख के बाहर भी होता है। अब जैसे हम प बोले तो प जब बोलते हैं तो हमारा होठ क्या है, कट जाता है। और जब पूरा अच्छे से प बोल लेते हैं तो प जब बाहर निकलता है मुंह से तो उसमें भी क्या है, उस मुंह को खोलना पड़ता है ताकि हमारी जो सांस है वो बाहर निकल के उस प को शुद्ध रूप दे सके। यदि हमें प बोले, प जब हम बोलेंगे तो जब होठ को बंद करके खोलेंगे तभी हमें पूरा प सुनाई देगा। वैसे हम कोशिश करें तो थोड़ा जो है अच्छे से क्लियर नहीं समझ में आएगा। तो कुछ वर्णों को बोलने के लिए बाहर का भी हमें प्रयास लगाना पड़ता है और कुछ अंदर लगाना पड़ता है। तो अभियंतर यानी अंदर, जो प्रयास अंदर किया जाता है वर्णों को बोलने के लिए वो अभियंतर हो गया, और जो मुख के बाहर प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बाय कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। यानी मुख के बाहर की जाने, मुख के बाहर वर्णों को बोलने के लिए जो प्रयास या मेहनत या चेष्टा या कोशिश की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, बाय प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, प्रयास करते हैं, लिख लीजिए भाई आप लोग, ये कहेंगे मैम आधा अधूरा लिखी, उसे हम क्या कहते हैं, बाय प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों की क्लियर हो गई। अब आती है बात कि बाय प्रयत्न के प्रकार। जैसे हमारा प्रयत्न के 2 प्रकार हुए, फिर जो है अभियंतर प्रयत्न के 5 प्रकार हुए, उसी तरह हमारा क्या है, बाह्य प्रयत्न। इसके जो जब भी प्रकार पूछा जाएगा बाह्य प्रयत्न का, यदि पूछा जाए कि बाह्य प्रयत्न के प्रकार, तो हम क्या बताएंगे, कितना होता है। जैसे अभियंतर प्रयत्न 5 था, स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, विव्रत, ईसत विव्रत और संवृत, 5 प्रकार थे। उसी तरह बाह्य प्रयत्न के भी कितने प्रकार हैं, 11 हैं। कितने हैं, 11। बाह्य प्रयत्न को यदि आपको समझना है तो सबसे अच्छी ट्रिक मेरे हिसाब से यही है कि इसका 2 सूत्र याद कर लीजिए और सबसे पहले जान लीजिए कि कौन सा व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न है और कौन सा स्वर वर्णों का बाह्य प्रयत्न है। तो इतना जब आप क्लियर, जैसे हमारा अभियंतर में क्या था, विव्रत जो है स्वरों का अभियंतर प्रयत्न था, बाकी जो है स्पष्ट, ईसत स्पष्ट और ईसत विव्रत, ये तीनों क्या थे, व्यंजन वर्णों के अभियंतर प्रयत्न थे। उसी तरह जो ये हमारा बाह्य प्रयत्न है 11 तो है, लेकिन इसमें से जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है ये है स्वरों का बाह्य प्रयत्न। ठीक है, इसके बाद बचा 8। क्या बचा, 8। एक सूत्र है हमारा हशः संवार नाद घोषः। ठीक है, हशः संवार नाद घोषः, इसको शॉर्टकट में हम स ना घो भी बोलते हैं। हशः स ना घो, स से संवार, ना से नाद, घो से घोष, ये शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, इसके बाद एक आता है हमारा सूत्र खरो विवार, खरो विवार श्वास अघोष। यहाँ पे हमें ये भी आप समझ सकते हैं कि हस और खर प्रत्याहार है। ठीक है, ये दोनों तो हमारा क्या है, प्रत्याहार है। ठीक, अब ये जो हमारा संवार नाद घोष और विवाह श्वास अघोष, ये क्या है, हमारा बाय प्रयत्न है। किसका है, व्यंजन वर्णों का। किसका है, साथ ही साथ इसमें हमें और क्या प्लस कर लेना है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प मीन्स क्या होता है, थोड़ा, अप्राण मीन्स क्या हो गया, वायु। जिन वर्णों को बोलने में थोड़ी वायु निकले वो अल्प प्राण में जाएगा। महाप्राण, महा मीन्स क्या होता है, ज्यादा, अप्राण मीन्स क्या होता है, वायु। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ ना, कि इन चीजों को यदि आप समझ ले रहे हैं तो फिर जो है बाय प्रयत्न आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक, वैसे जो 11 है बाय प्रयत्न, यदि उसको हम क्रम से याद करें तो हमें जल्दी याद नहीं होगा, और मान लीजिए याद भी हो जाए तो कंफ्यूजन रहता है। तो वो कंफ्यूजन ना रहे, हम ऐसा याद करें कि आज याद करें तो आजीवन वो हमें क्या है, काम करे। ठीक है, यानी लाइफ टाइम जो फुल, जैसे बैंक में हम अपना जो है इंश्योरेंस कराते हैं, उसी तरह हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं टॉपिक को इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि आप यदि आज याद कर ले रहे हैं, उसके बाद भी कभी भी जरूरत पड़ी हाई स्कूल, इंटर, पीजीटी लेवल तक, तो आपको याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि 11 तो हमें याद होगा नहीं इकट्ठे, तो सबसे पहले आप ये सूत्र याद कर लीजिए, हसा संवार नाद घोष। ठीक है, इसको शॉर्ट में तनागो हसा भी बोल सकते हैं। स से संवार हो गया, ना से नाद हो गया, अघोष है घोष। इसी तरह आप इसका भी बना सकते हैं, खरो विवाह श्वास का पहला वर्ड ले लीजिए। देखिए, स पहला वर्ड है, ना पहला वर्ड है, घो क्या है, पहला वर्ड है।
मेरे लिए ट्रिक बनाना यही सबसे अच्छा रहता है, बेस्ट, कि पहला पहला वर्ड ले लो और उसको रट्टा मार लो, नहीं रट्टा है उसके बाद वो चीज कितना दिमाग से। अब दूसरी ट्रिक याद करेंगे तो क्या होगा कि हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इससे क्या संवाद, ना से नाद, घोष से घोष आ गया, क्लियर है। फिर हसा यानी हस प्रत्याहार के जितने भी वर्ड है सब किसमें आ जाएंगे, संवाद नाद घोष में हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसका भी ले सकते हैं। वी है पहला वर्ड, फिर क्या है, स है, फिर क्या है, अघो है, ठीक है। अब वी से आप क्या कर लेंगे, विवाह, स से स्वाद, अघो से अघोष, ठीक है। विष अघो खरो या खरो विष अघो भी बोल सकते हैं, ठीक है। सनागो हसा या हसा सनागो करेंगे तो ये आ जाएगा। विष अघो या खरो करें चाहे खरो विष अघो करें, आप लोगों की मर्जी है। मैंने ऐसे याद किया है, आप लोगों को जैसे समझ में आ रहा है आप लोग वैसे याद कर लेगा, लेकिन मुझे जो है पहला पहला वर्ड लेके ही याद करना अच्छा लगता है। और इससे ये भी होता है कि कहीं पे हम भूलते भी हैं तो तुरंत हमारा जो व्याकरण से संबंधित है क्रम वो हमें याद रहता है। अब अल्प प्राण समझ गए, महाप्राण समझ गए। अब देखिए आज इसमें आ गया संवाद नाद घोष 3, विवाह श्वास अघोष 6, अल्प प्राण 7, महाप्राण 8। तो ये जो आठों हैं किसमें चले जाते हैं, व्यंजन वर्णों के बाह्य प्रयत्न है, ठीक है। तो 3 तो ये रहेगा। अब ऑप्शनल में अल्प प्राण भी हो सकता है और महाप्राण भी हो सकता है। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे हमारा कोई वर्ण है क, ठीक है। अब ये जो क है किसमें आता है, खर में आएगा, ख प छ ट च ट त व क प य। तो खर प्रत्याहार में क आएगा, यानी इसका जो बाह्य प्रयत्न है क्या क्या हो जाएगा, विवाह श्वास अघोष, ये तो होगा ही। विवाह ये खर प्रत्याहार का वर्ण है, ठीक। विवाह श्वास अघोष ये तो होगा ही। साथ ही साथ ये अल्प प्राण, ये जो हमारा अल्प प्राण और महाप्राण है इसमें अल्प प्राण भी जुड़ सकता है, और यदि ख आ गया तो उसमें महाप्राण जुड़ जाएगा। अब अल्प प्राण कैसे है, जैसे हम क बोलते हैं अल्प प्राण का है कि 1 3 5, यानी या आप ऐसे कह सकते हैं 135 यरस क्या है अल्प प्राण, यानी एक जो हमारा हिंदी वर्णमाला है उसमें जो कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग टवर्ग का जो क्रम है, तो क च त ये सब क्या है, पहला वर्ण है। इसी प्रकार ग तीसरा वर्ण है, अंगना क्या है, 5वां वर्ण है, यानी पहला तीसरा 5वां वर्ण और यर इसमें चला जाएगा, अल्प प्राण में चला जाएगा। तो इसका जो है 4 हो जाएगा अल्प प्राण, विवाह श्वास अघोष अल्प प्राण, ये क्या हो जाएगा, बाह्य प्रयत्न हो जाएगा। किसका, क का, किसका हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी वर्ण का 4 बाह्य प्रयत्न होता है। 3 तो जो है हमारा विवाह श्वास अघोष या संवाद नाद घोष रहेगा। फिर हमारा अल्प प्राण और महाप्राण, ये जो है इन दोनों में से एक जुड़ेगा, ये समझ लीजिए, चाहे अल्प प्राण जुड़ेगा या फिर महाप्राण जुड़ेगा। ऐसे ही ख ले लीजिए, ठीक है। अब ख को देखिए, ख है, ख भी क्या है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, ख फ छ ट च, ठीक है। तो यानी खर है तो इसका जो है विवाह श्वास और अघोष, ये तो तीनों हो गया। क भी जो है खर प्रत्याहार का वर्ण है, और जो हमारा ये ख है ये भी जो है खर प्रत्याहार का वर्ण है। दोनों का बाह्य प्रयत्न विवाह श्वास अघोष है, लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा अल्प प्राण जुड़ा है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, महाप्राण, क्या आ जाएगा, महाप्राण। क्यों, क्योंकि महाप्राण किसको बोलते हैं, जो वर्णों का दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो, और जो हमारा ऊष्म वर्ण है। तो इसको महाप्राण को आप कैसे याद कर सकते हैं, 2 3 नहीं 2 4 और ऊष्म वर्ण, ठीक है, या 24 प्लस ऊष्म वर्ण, ऐसे भी समझ सकते हैं। अल्प प्राण में हमारा क्या आ जाता है, 135 प्लस यर प्रत्याहार, ठीक है, या य व र ल, ठीक है। इसमें दूसरा और चौथा वर्ण जो हमारा हिंदी क्रम में है, क से लेके ज्ञ तक, क से लेके म तक, ज्ञ नहीं म, ठीक है। क से म तक जो 5 वर्ग है, उन 5 वर्गों में जो 25 वर्ण है उसमें जो पहला तीसरा और 5वां स्थान पे रहेगा वर्ण, वो और क्या रहेगा हमारा, यर प्रत्याहार, तो वो किसमें जाएगा, अल्प प्राण में। और महाप्राण में क्या हो जाएगा, 24, ऐसे समझ लीजिए, जैसे 24 प्लस या दूसरा चौथा वर्ण प्लस हमारा क्या जाएगा, ऊष्म वर्ण, ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अब ये तो समझ में आ गया ना। देखिए दोनों का विवाह श्वास अघोष है, लेकिन इसमें अल्प प्राण जुड़ा है, इसमें क्या जुड़ गया है, महाप्राण जुड़ा है। तो बस यही थोड़ा सा एक पॉइंट 1 का जो है अंतर है, और बाकी सब वही है। तो मेरे समझाने का मतलब यही है कि कोई भी वर्ण है, कोई भी व्यंजन वर्ण है, ठीक है, क्या है, व्यंजन वर्ण, उसके 4 बाह्य प्रयत्न होंगे, ठीक। 3 तो ये रहेगा संवाद नाद घोष चाहे विवाह श्वास अघोष में से, इन 6 में से 3 ये रहेगा। फिर अल्प प्राण या महाप्राण इसमें से एक रहेगा, ठीक, चाहे अल्प प्राण रहेगा चाहे महाप्राण होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, मैं यही समझाना चाह रही हूँ। अब इसमें देखिए विवाह श्वास अघोष इसमें भी है, विवाह श्वास अघोष इसमें भी, लेकिन इसमें क्या अल्प प्राण आ गया, इसमें क्या आ गया, महाप्राण आ गया, दोनों में हो गया अंतर। तो यही मैं समझाना चाह रही हूँ, यानी कि इसमें भी महाप्राण आ गया, इसमें भी महाप्राण आ गया, या इसमें अल्प प्राण हो गया तो इसमें भी अल्प, या इसमें महाप्राण है तो प्लस अल्प प्राण ये हो गया, नहीं। किसी भी व्यंजन वर्ण के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं, 3 तो इन 6 में से रहेंगे, संवाद नाद घोष विवाह श्वास अघोष में से, प्लस फिर अल्प प्राण या महाप्राण रहेगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो 8 आप लोगों को ये मिल गया। अब आता है 3 और हमारा, उसको भी समझ लीजिए, तब 11 के 11 लिख के बता देंगे। 8 ये हो गया, तो ये 8 किसके हैं, व्यंजन वर्ण के हैं। अब आता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये किसका है बाह्य प्रयत्न, ये जो है तीनों किसका है, स्वर, स्वरों का बाह्य प्रयत्न है, ठीक है। वो 8 किसका था, व्यंजन वर्णों का, और 9 10 11 3 ये हो गया, 11 हो गया ना। अब देखिए आप लोगों को अच्छे से जल्दी से याद हो जाएगा, स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या है, उदात्त अनुदात्त स्वरित। आप लोगों से यदि प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो आप कंफ्यूजन में भी नहीं रहेंगे, सीधे बता देंगे कि उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है स्वरों का बाह्य प्रयत्न है, ठीक।
अब जैसे हमारा अभियांतर प्रयत्न में विव्रत और संव्रत ये दोनों जो है अभियांतर प्रयत्न स्वरों का घर था, उसी तरह बाह्य प्रयत्न में उदात्त अनुदात स्वरित ये जो है इसमें स्वर वर्णों का ही बाह्य प्रयत्न रहेगा, कोई भी व्यंजन वर्ण इसमें नहीं आ सकता। और जैसे कमरा बांट दिया जाता है कि ये कमरा उनका है, ये कमरा उनका है, तो ये उनके कमरे में नहीं जाएंगे, ये उनके कमरे में नहीं जाएंगे। तो इसी तरह ये जो उदात्त अनुदात स्वरित है इसमें कोई व्यंजन वर्ण नहीं आ सकता, सिर्फ कौन प्रयोग होगा, स्वर वर्ण प्रयोग होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। जैसे अभियांतर प्रयत्न में विव्रत और संव्रत जो है अभियांतर प्रयत्न था स्वरों का, और स्पष्ट और ईसत विव्रत जो है हमारा किसका था, व्यंजन वर्णों का अभियांतर प्रयत्न था। उसी प्रकार उदात्त अनुदात स्वरित जो है स्वर वर्णों का जो है बाह्य प्रयत्न है। इसके बाद जो 8 बचा संवाद नाद घोष और विभाग श्वास अघोष 6 ये अल्प प्राण और महाप्राण, ये कितने हो गए 8। तो ये जो 8 है वो किसमें चले जाएंगे, हमारे व्यंजन वर्णों के बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आएगा। उसमें भी किसी भी व्यंजन वर्ण का 4 बाह्य प्रयत्न होगा, 3 तो हमारा उन 6 में से होगा, संवाद नाद घोष में से या विभाग श्वास अघोष में से रहेगा 3, और फिर चौथा क्या रहेगा, चाहे अल्प प्राण रहेगा चाहे महाप्राण रहेगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। तो 8 हो 3 ये 11 हो गया। अब इसमें और क्या क्या बातें जाननी जरूरी है वो भी जान लीजिए। अब जैसे स्वरित ये तीनों किसके बाह्य प्रयत्न है, स्वरों के बाह्य प्रयत्न है। ठीक है, अब जैसे हमारा अ लिखा है, फिर जो है फिर अ लिखा उसके नीचे ऐसे लाइन है, फिर अ लिखा है ऊपर ऐसे लाइन है, तो इसका मतलब क्या है, कमेंट करके बताइए इन तीनों अ का मतलब क्या है। तो ये जो हमारी जो पुराने वेद पुराण है, किताबें उपन्यास सब कुछ, उसमें जो है पहले जो है मौखिक जो है हम लोग पढ़ते थे, कोई चीज लिखित नहीं था, मौखिक रहता था। तब उन लोगों को सहूलियत देने के लिए कि किस वर्ण को अनुदात पढ़ना है, किस वर्ण को स्वरित पढ़ना है, किसका जो है उदात रहेगा, इसके लिए उन्होंने एक क्या बनाया, सिंबल बनाया। क्या कि यदि नीचे लगा है लाइन, नीचे ऐसे लाइन है फ्लैट, तो ये किसमें चला जाएगा, अनुदात में चला जाएगा। ठीक है, और यदि वर्ण के ऊपर लाइन है खड़ी, जो हम अग्नि पढ़ते हैं, हमारे जो संस्कृत में कठोपनिषद है, चाहे जो अग्नि पुराण है, या ऋग्वेद के जो हमारे श्लोक हैं बीए लेवल में चाहे इंटर लेवल में, तो उसमें आप लोगों को वर्णों के ऊपर जो ऐसे खड़ी पाई और ऐसे फ्लैट लाइन आप लोगों को दिखने को मिलती होगी। तो उसमें जो है ये जो यदि फ्लैट है तो वो क्या है, उसका बाह्य प्रयत्न स्वर का क्या है, अनुदात है। और इस तरह यदि वर्ण के ऊपर खड़ी पाई है, खड़ी लाइन है, ठीक है, तो वो किसमें चला जाएगा, हमारा स्वरित में चला जाएगा। और जब न खड़ी लाइन हो और न फ्लैट लाइन हो, कोई भी ना रहे, तो वो किसमें चला जाएगा, हमारा उदात में चला जाएगा। तो स्वरों का जो बाह्य प्रयत्न था उसमें जो है मेन बातें इतनी ही थी। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि उदात अनुदात स्वरित ये तीनों जो है, जैसे अभियांतर प्रयत्न जो है विव्रत और संव्रत था घर, वैसे ही स्वरित उदात अनुदात और स्वरित जो है स्वर वर्णों का ही बाह्य प्रयत्न है। ठीक है, तो चलिए अब 8वां लिख लेते हैं। और अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 11 कैसे हुआ। अब आप लोगों को जो है याद करने में भी सहूलियत हो गई होगी। तो हमारा जो है संस्कृत में जब भी बाह्य प्रयत्न का मतलब समझ गया, मुख के बाहर। ठीक, क्या हो जाएगा, बाह्य प्रयत्न मुख के बाहर, काफिया या मेहनत भी कह सकते हैं, या चेष्टा भी। ठीक है, आपको जैसे समझ में आए वैसे आप कह सकते हैं, चेष्टा भी कह सकते हैं, कोशिश भी कह सकते हैं, मेहनत भी कह सकते हैं। ठीक है, मुख के बाहर का प्रयास क्या कहलाता है, बाह्य प्रयत्न कहलाता है। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ज्यादा वो मत करिएगा। फिर क्या आता है हमारा दूसरा कि बाह्य प्रयत्न के प्रकार, क्या पूछा जाए, बाह्य प्रयत्न, ये जो मोटा मोटा हमें पता रहना चाहिए, मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ। ठीक है, अब बाह्य प्रयत्न कितने हैं, तो हमारे 11 है। कितने हैं, 11 हैं। कौन कौन से हैं, संवाद नाद घोष, ठीक, 3 ये हो गया, खसो संवाद नाद घोष। फिर और क्या बचा हमारा, खरो विवाद स्वाद अघोष। अब खर का भी लिख लीजिए, विवाद श्वास अघोष। ठीक, 6 हो गया। अब क्या बताई थी मैं, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक, ये 8 किसके हो गए, व्यंजन वर्ण के बाह्य प्रयत्न है। किसके हैं, व्यंजन वर्ण के बाह्य प्रयत्न। ठीक है, ये जो संवाद नाद घोष विवाद श्वास अघोष अल्प प्राण और महाप्राण है, ये किसके बनेंगे, व्यंजन वर्णों के बाह्य प्रयत्न बनेंगे। ठीक, और सेट कितना रहेगा, 4 का रहेगा। ठीक है, अब फिर अगला आ जाता है हमारा उदात अनुदात व स्वरित। ये जो तीनों है, उदात अनुदात और स्वरित, ये किसके हैं, स्वरों के बाह्य प्रयत्न है। किसके हैं, स्वरों के। जैसे हमारा अभियांतर प्रयत्न में स्वरों का जो स्थान था किसमें था, विव्रत में था, स्वरों के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं, उदात अनुदात। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ना 11। अब आप लोगों को आसानी से याद भी हो जाएगा, और आप लोग जो है पूरी बात जो है अच्छे से समझ भी गए होंगे कि 8 जो है हमारा बाह्य प्रयत्न व्यंजन वर्णों का है, और 3 जो हमारा बाह्य प्रयत्न है किसका है, स्वर वर्णों का है। ठीक, और ये जो हमारा
लिख लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट में कि किसी भी व्यंजन वर्ण का किसी भी व्यंजन वर्ण का 4 बार प्रयत्न होगा, ठीक है। अब कौन कौन सा हो सकता है? एक का हस, संवार, नाद, घोष प्लस या तो अल्प प्राण रहेगा या तो महाप्राण, इन दोनों में से एक रहेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। संवार, नाद, घोष 3 रहेगा, अब चाहे अल्प प्राण रहे चाहे महाप्राण रहे, इन दोनों में से एक रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपकी। और दूसरा क्या है हमारा? हरो, इसको भी लिख लीजिए, हरो, विवार, श्वास, अघोष प्लस ये 3 तो रहेगा ही, साथ ही साथ या तो अल्प प्राण रहेगा या फिर महाप्राण। अब अल्प प्राण में हमारा क्या है, कितने वर्ण आते हैं पता है आप लोगों को? ये भी प्रश्न बनता है कि हमारा जो है हस्त प्रत्याहार में 20 वर्ण आते हैं और खर में हमारा कितना आता है? 13 आता है, ठीक है। और अल्प प्राण में हमारा कितना आता है? 19 आता है। और महाप्राण में कितने वर्ण आते हैं? 14 वर्ण आते हैं। ये भी हमसे प्रश्न बनता है, ठीक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन आपको मौखिक में बता दी हूँ। किसी दिन देखूंगी तो अल्प प्राण महाप्राण या इसी क्लास में भी बता दे रही हूँ, जाने दीजिए। तो इतना बात समझ में आ गया कि हसा में हस्त प्रत्याहार हो गया, खरों में हमारा खर प्रत्याहार हो गया, और संवार, नाद, घोष ये क्या है? बाय प्रयत्न है। फिर अल्प प्राण चाहे महाप्राण ये भी क्या है? बाय प्रयत्न का ही एक प्रकार है, लेकिन इन दोनों में से एक रहेगा, ठीक। फिर खर प्रत्याहार का जो वर्ण रहेगा ख प छ ट छ ट त वह नहीं रहेगा, त क प यह नहीं रहेगा, क क र नहीं रहेगा, ठीक है। तो खर प्रत्याहार में हमारा जो है 13 वर्ण आता है और हस्त प्रत्याहार में हमारा 20 वर्ण आता है। जैसे हमारा जो पाणिनि जी का सूत्र है, ह य व र ट ल ण इ म अंगारा न म झ ब य ग र द स, इस स तक के बीच में जो हमारा वर्ण आएगा वो क्या किसमें जाएगा? हमारा हस्त प्रत्याहार में जाएगा। और हस्त प्रत्याहार में हमारा 20 वर्ण आता है, जो इत संज्ञक वर्ण है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। और अल्प प्राण में हमारा जो हम ऐसे पढ़ते हैं ना, क्या देती हूँ कि अल्प प्राण में क्या जो हम हिंदी वर्णमाला में क्रम पढ़ते हैं, क ख ग घ अंगा च छ ज ञ ट ठ ड अ त थ द न प प ब ब म, यानी चलिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ, क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ, ठीक है। त थ द ध अण, त थ द ध न, क ख ग घ म, ठीक है। ये जो हमारा क से लेके म है 25 वर्ण, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, थ वर्ग का, प वर्ग का, ये जो 25 वर्ण है इसको यदि हम गिनती करें तो इसके ऊपर 1 करते हैं, इसके ऊपर 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये तो हम जानते हैं। तो अब ये जो है पंचम वर्ण कहलाता है हमारा, ठीक। फिर ये जो ग ज ण द व ये क्या है? तीसरा वर्ण कहलाता है। और ये क च ट त प ये जो हमारा है 1 3 5, इसको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण में लेते हैं। साथ ही साथ और कौन सा आएगा? प्लस यड़, यानी यड़ प्रत्याहार का वर्ण आ जाएगा। चलिए आपको अच्छे से बता दूं, मिटाना पड़ेगा बस और कुछ नहीं, बता दूं कि आप लोगों का जो डाउट है वो ना रह जाए, आप क्लास देखें तो सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ क्या है। अब इतनी बातें आप लोग जान गए, अब समझ लेते हैं पहले हस्त प्रत्याहार, ठीक है, क्योंकि हस्त प्रत्याहार में कितने वर्ण है ये पूछा जाता है, ठीक। तो हम बताएंगे क्या, जो हमारा सूत्र है ह य व र ट ल ण इ ञ म अंगा र न म, ये तो हमारा ह से लेके ये जो स है, ह ये है और ये जो स है ये वाला स है, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4, ये क्या है? ये तो संख्या वर्ण है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने वर्ण आ गए? 20 वर्ण आ गए। तो हस्त प्रत्याहार में जब भी पूछा जाएगा कि कितने वर्ण होते हैं तो हम क्या बताएंगे? 20 वर्ण, यानी जो 20 वर्ण है उसका जो बाह्य प्रयत्न है क्या है? संवार, नाद, घोष है, ठीक है। अब एक एक हम याद करने चलेंगे कि द का क्या है, ह का क्या है, या फिर हमारा जो है न का क्या है, व का क्या है, तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हस्त प्रत्याहार का जो वर्ण है उसका जो बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष रहेगा, साथ ही साथ अल्प प्राण या महाप्राण, इन दोनों में से एक जुड़ेगा। तो हस्त प्रत्याहार समझ में आ गया कि हस्त प्रत्याहार 5वां सूत्र से शुरू हुआ, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 10वें सूत्र तक है, यानी 5वें सूत्र से 10वें सूत्र के बीच जो हमारा वर्ण आता है, पाणिनि जी ने जो हमारी संस्कृत वर्णमाला दी है उसका जो आता है सूत्र वो है, और उसमें कितने वर्ण आते हैं? 20 वर्ण आते हैं, ठीक। तो ये आपको हस्त प्रत्याहार समझ में आ गया। आप समझते हैं अल्प प्राण, क्या समझते हैं? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में हमारा क्या आएगा? अल्प प्राण को समझ लीजिए, अल्प मीन्स क्या होता है? थोड़ा, क्या होता है? थोड़ा। प्राण मीन्स क्या होता है? वायु। अल्प मीन्स थोड़ा, प्राण मीन्स वायु। अब अल्प प्राण में कितने वर्ण है ये भी पूछा जाता है, कौन कौन सा क्रम है वो भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं मौखिक बताई चुकी हूँ, कोई बात नहीं होती, लेकिन ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। अल्प मीन्स क्या होता है? थोड़ा, प्राण मीन्स वायु। जिन वर्णों को बोलने में क्या है
थोड़ी वायु निकले। अब जैसे हम क बोलते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी वायु निकलती है, और जब हम ख बोलते हैं तो उसमें देखिएगा जो वायु है, हाथ ऐसे करके रखिए और बोलिए क में, देखिए कम आपको वायु महसूस होगी, और जब आप ख बोलेंगे तो क्या होगा, ज्यादा वायु आपके हाथ पे महसूस होगी। तो यानी जब ज्यादा वायु निकलेगी किसी वर्ण को बोलने के लिए तो वो किसमें चला जाएगा, महाप्राण में चला जाएगा। और जब किसी वर्ण को बोलने के में कम वायु निकलेगी तो वो हमारे किसमें चला जाएगा, अल्प प्राण में चला जाएगा। थोड़ा वायु यानी जिस वर्ण को बोलने के लिए हमारी थोड़ी वायु निकले। अब अल्प प्राण को समझने के लिए क्या, जैसे हमारा क्रम लिख लीजिए, क ख ग घ अंगा, ठीक है। फिर आता है हमारा चवर्ग, च छ ज झ इया, ठीक। फिर आता है त थ द ध अण। फिर आता है हमारा त थ द ध न। फिर क ख ग घ म। तो ये हमारा जो वर्ण है क से लेके म तक, कितने वर्ण है, 25 वर्ण है। अब इन 25 वर्णों में कौन सा जो है अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है, कैसे हम जानेंगे। तो इसकी भी एक ट्रिक है कि अल्प प्राण को आपको याद रखना है, तो ऐसे याद रख सकते हैं 135 प्लस यण प्रत्याहार, ठीक है। यण प्रत्याहार में हमारे कौन सा वर्ण आते हैं, अंतस्थ वर्ण जिसको हम बोलते हैं य व र ल, ये 4 वर्ण आते हैं। यानी पहला, अब यहाँ पे देखिए पहला भर, दूसरा भर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो पहले में कौन कौन से लोग हैं, क है, च है, त है, त है, क है। फिर तीसरा, अब ये जो हमारा ग थोड़ा इधर लिखा गया है, ये जो हमारा तीसरा वर्ण है ग ज र द ग, ये क्या है हमारा, ये इसका जो सूत्र जबगर दस पढ़ते हैं, देखिए इसमें उल्टा पुल्टा है, लेकिन इसमें क्या है, हिंदी में क्या है क्रम ऐसे है, संस्कृत में दूसरा है। 10वां जो हमारा सूत्र है जबगर दस, वो इन्हीं वर्णों का क्रम है, ठीक है। फिर क्या आता है पांचवा, एक से आप लोग समझ गए, ये वाला, 3 से ये वाला पूरा। अब 5 से क्या हो गया हमारा, ये जो पांचवा है अंगा इया रा नामा, ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये पांचवा ये हो गया, और पहला, तीसरा, पांचवा, और साथ ही में कौन सा, य व र ल। तो क च त त प और ग ज ड द ब और अंगा इया र न म य व र ल, ये वर्ण किसमें जाएंगे, अल्प प्राण में जाएंगे। किसमें जाएंगे, अल्प प्राण में जाएंगे। हम यूं कह सकते हैं अल्प प्राण बराबर 135 प्लस यण प्रत्याहार, ठीक। ऐसे नहीं समझ में आया तो 1 2 3 1 3 5 कह सकते हैं, लेकिन 135 बोलेंगे तो जल्दी याद हो जाता है। 135 प्लस यण प्रत्याहार, ठीक है, बराबर अल्प प्राण। अब पहला हिंदी वर्णमाला का जो क्रम है उसके आधार पे, संस्कृत की वर्णमाला के आधार पर नहीं, हिंदी वर्णमाला के आधार पे। तो ये क च त प पहले में आ गया, तीसरे में ग ज ये आया, फिर पांचवे में अंगा इया ये सब आया, ठीक है। तो ये देखिए कितने हुआ, 5 ये 10 और 5 ये 15 और 4 ये 1 2 3 4, ठीक है। तो 5 10 15 और 4 कितने वर्ण हो गए हमारे, 19 हो गए। 5 जो है पहले वर्ण का, फिर तीसरे वर्ण का 5 वर्ण, फिर पांचवें वर्ण का 5 वर्ण, और फिर यण प्रत्याहार का वर्ण कितना हो गया हमारा, 19 वर्ण हो गया। तो अल्प प्राण में यदि पूछा जाए कि अल्प प्राण में कितने वर्ण आते हैं तो हम कितना बताएंगे, 19 बताएंगे, ठीक है। तो अल्प प्राण आपको समझ में आ गया। अब आप महाप्राण, महाप्राण मीन्स क्या होता है, महा मीन्स होता है ज्यादा, प्राण मीन्स वायु। अब यहाँ पे देखिए महा मीन्स ज्यादा, प्राण मीन्स वायु। जिस वर्ण को बोलने के लिए हमें ज्यादा वायु निकालनी पड़े वो वर्ण किसमें चला जाएगा, हमारा महाप्राण में चला जाएगा, ठीक है। अब महाप्राण में का क्या है, आप महाप्राण में याद रख सकते हैं 24 प्लस ऊष्म, ऊष्म वर्ण, ठीक है। अब देखिए 2 का मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा दूसरा है ख छ ठ थ छ त त ये, और जो हमारा चौथा वर्ण है ये, ठीक है, किसमें चला जाएगा। और ऊष्म वर्ण में कौन कौन सा वर्ण आता है हमारा, तीनों श और ह। तो अब इसमें कितना हो जाएगा हमारा, महाप्राण में हमारा कितना हो जाएगा वर्ण, 5 और ये 5 कितना हो गया 10, और ऊष्म वर्ण कितना है 4, दूसरे वर्ण का 5 वर्ण, चौथे वर्ग का चौथा वर्ण में जो आता है 5 वर्ण वो हो गया 5 5 10, और जो ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, तीनों श है और क्या है हाँ, 4 वर्ण ये हुआ, तीनों श और कितने हो गए हमारे 10 और 4 14, यानी 19 तो हमारा क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया, और 14 क्या हो गया, महाप्राण हो गया, ठीक है। आपको याद करना है तो 24 प्लस 19 ऊष्म, या फिर 135 प्लस यण बराबर अल्प प्राण, और महाप्राण बराबर क्या, 24 प्लस ऊष्म, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ही याद किया, आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को यदि सही से और अच्छा सोल्यूशन मिला तो आप उसको भी वो करिएगा। मैं ये नहीं कहती कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी को आप लोग अप्लाई करिए, नहीं, आपके माइंड को क्या समझ में आ रहा है, यदि आप मुझे समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, और मुझसे अच्छा कोई पढ़ा रहा है उसको समझ रहे तो उसी को एक्सेप्ट करिए, लेकिन बस बात है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं सही पढ़ा रही हूँ, मेरी बातें सही है, नहीं, पढ़ाने तो भाई जो चीज बेसिक है वो हर कोई पढ़ाएगा, बस क्या है सबका अंदाज अलग अलग है, इसी चीज को कोई अलग ढंग से बताएगा, मैंने अलग ढंग से बनाया, कोई तीसरा किसी और ढंग से बताएगा, लेकिन जो आपके माइंड में बैठा कि नहीं बैठा, कौन सा तरीका आपके माइंड में बैठा उस चीज को आप लोग एक्सेप्ट करिए, ठीक है। कोई भी है, बड़ा है छोटा है, ये सब अपनी जगह है, लेकिन हम किसी की बातों को समझ पा रहे हैं ये हमारे लिए जरूरी है, ये हमारे लिए मायने रखता है। तो आएगा तो महाप्राण अल्प प्राण आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरा और चौथा जो है प्लस ऊष्म वर्ण हमारा इसमें चला जाएगा महाप्राण में, अल्प प्राण समझ गए, हस्त प्रत्याहार समझ गए, अब बचा क्या हमारा खर प्रत्याहार, तो हस्त बराबर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो महाप्राण अल्प प्राण ये भी समझ गए, खर प्रत्याहार ये भी समझ लीजिए ताकि आप लोगों का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अब बचा हमारा खर, खर मीन्स क्या है, खर का क्या दिया है, विवार श्वास अघोष, ठीक है, विवार श्वास अघोष प्लस हमारा अल्प प्राण या महाप्राण, इन दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। अल्प प्राण में 19 वर्ण है,
होता है 135 प्लस यह प्रत्याहार, महाप्राण में 24 प्लस ऊष्मवन, ठीक। और हर्ष में हमारा 19 वर्ण है, नहीं 20 वर्ण है। खर में हमारा कितना है, चलिए देखते हैं। अब जो हमारा खर प्रत्याहार पढ़ते हैं तो खर प्रत्याहार में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, इनके वर्ण भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं बता रही, ठीक है। ख, फ, छ, ठ, थ, च, त, त, ख, फ, छ, ठ, थ, च, त, त, वह नहीं लिखेंगे क्योंकि वह क्या है, एक संज्ञक वर्ण है। फिर हमारा क, प, यह नहीं लिखेंगे, यह क्या हो गया हमारा एक संज्ञक वर्ण हो गया। ख, फ, छ, ठ, थ, च, त, त, वह नहीं लिखेंगे। क, प, य, श, स, र। तो जो ये हमारा र क्या है, एक संज्ञक वर्ण है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए ख से स्टार्ट होगा, र मान लीजिए लिख लेते हैं आप लोगों को बताने के लिए। ख और र मिलकर क्या बना, खर प्रत्याहार। अब इस खर प्रत्याहार में हमारे कितने वर्ण आ रहे हैं, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो खर प्रत्याहार में हमारे कितने वर्ण हो गए, 13। तो इन वर्णों का हमारा बाय प्रयत्न क्या होगा, विभाग समास अघोष प्लस अल्पप्राण या महाप्राण, दोनों में से एक जुड़ेगा, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो परीक्षा में प्रश्न कैसे बनता है ये देख लीजिए। खर समझा दी, अल्पप्राण समझा दी, महाप्राण समझा दी और हर्ष प्रत्याहार भी समझा दी। आप क्या जानते हैं कि जब पूछ दिया जाएगा कि हर्ष प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं, तो कितना हम बताएंगे, फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग। फिर हर प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, ठीक। फिर अल्प प्राण में कितने वर्ण हैं, ठीक। फिर महाप्राण में कितने वर्ण हैं, इन सबका अभी आप लोग पढ़े हैं। फटाफट जो है कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। तो हर्ष प्रत्याहार में हमारा कितना वर्ण है, 20 है। खर प्रत्याहार में हमारा 13 वर्ण है। अल्प प्राण में हमारा 19 वर्ण है और महाप्राण में हमारा कितना है, 14 है। कितना है, 14 वर्ण, ठीक है। ये प्रश्न बन के आता है कि इसमें जो है कितना वर्ण है, तो इसको आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का परीक्षा में प्रश्न बन के आएगा, तो आप लोग अच्छे से बता देंगे। एक आता है और क्या हमें याद रखना है, अल्प प्राण, उदात, अनुदात, अस्वरित, ये किसका है, हमारा स्वरों का है। तो ऐसे लिख लीजिए आप, हस, संवार, नाद, घोष प्लस अल्प प्राण। ये आप लोगों का शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। जैसे आप लोगों के माइंड में यदि ये बैठ जाएगा तो आप लोग जो है पूरा का जो निचोड़ है कह लीजिए या पूरा समरी क्या है निकल के आता है, यही आता है कि हर्ष प्रत्याहार के जो भी वर्ण होंगे वो संवार, नाद, घोष प्लस अल्प प्राण या महाप्राण, ठीक। एक बात ये हो गई। और फिर क्या आ गया हमारा, खड़ो विवाद श्वास, खरो विवाद श्वास अघोष प्लस अल्प प्राण या महाप्राण, ठीक है। फिर उदात, अनुदात, उदात, अनुदात व स्वरित, स्वरों का बाय प्रयत्न है, ठीक है। और ये जो है हमारा किसका आ जाएगा, हसो, संवार, नाद, घोष और अल्पप्राण, ये दोनों किसका आ जाएगा, हमारा व्यंजन वर्णों का। किसका, व्यंजन वर्णों का बाय प्रयत्न। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि हसो, संवार, नाद, घोष प्लस अल्पप्राण या महाप्राण, तीन ये इसमें से एक रहेगा, 4, यानी किसी भी व्यंजन वर्ण के 4 बाय प्रयत्न होंगे, 3 इसमें तो होगा। चाहे खर प्रत्याहार का तो ये वाला लग जाएगा, हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है तो ये लग जाएगा। इतना आपको याद करना पड़ेगा। हर्ष प्रत्याहार अब वैसे याद करते रह जाएंगे 11, तो 11 भाई आपकी मर्जी याद करिए, लेकिन अभी हर्ष प्रत्याहार याद कर लीजिए, खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ रहे हैं वो याद कर लीजिए और ये सूत्र याद कर लीजिए। आपका जो है बाय प्रयत्न कभी गलत नहीं होगा। मैं जो है कहते हैं ना गारंटी के साथ कह रही है, 101% के साथ कह रही हूँ कि नहीं गलत होगा, नहीं होगा, ठीक है। इतनी बातें पूरा जो टोटल प्रश्न जो है परीक्षा में इस तरह से बनकर आता है, ठीक है। और हो गया सारा, स्वर का हो गया, बाय प्रयत्न वो हो गया। और बाय प्रयत्न का पूछ दिया जाए, बाय प्रयत्न बराबर बाय प्रयत्न के प्रकार, तो हम कितना बताएंगे, 11, ठीक है। ये भी प्रश्न बनता है, वो भी मैंने बता दिया। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं ये भी मैं मुझे ये भी आप लोग जो है मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंच पा रही है। और उन बच्चों तक आप जरूर पहुंचाइएगा जो बच्चे जो है संस्कृत को शुरू से सीखना चाहते हैं अच्छे से, और किसी भी भाषा का जो मूल आधार है उसका व्याकरण होता है, उसका व्याकरण यदि हमें समझ में आ जाता है तो वो भाषा क्या है हमें अच्छे से समझ में आने लगती है। तब जो हमारा साहित्य वाला है पार्ट, उसमें कम मेहनत करनी पड़ती है। यदि हम व्याकरण को समझ जाते हैं तो जो साहित्य का पार्ट है उसमें कम जो है हमें फोर्स डालना पड़ेगा। साहित्य में क्या है, हमें सिर्फ शब्दों को जानना रहेगा, लेकिन यदि व्याकरण हम जान गए A to Z, व्याकरण में बहुत सी चीजें हैं, ये नियम कहाँ आया, कैसे आया, क्यों आया, जब जानेंगे तभी हम साहित्य वाले पे अप्लाई कर पाएंगे। तो साहित्य से ज्यादा हमें व्याकरण को जानना जरूरी है। तो उन बच्चों को आप लोग मेरी वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। और जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत जो है लिए हैं, संस्कृत परीक्षा से जो तैयारी कर रहे हैं और 6 लेवल से ऊपर के हैं, संस्कृत में बिगनर है और संस्कृत को हवा समझ के पढ़ते हैं, तो उन बच्चों तक मेरी वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोगों को क्या नया मिला ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। और मैं बता दूं कि अगली वीडियो जो है मेरी संधि से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाली थी कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो उसमें जो है 60% से ऊपर जो है हमारा जो है
संधि पे आया है और संज्ञा प्रकरण पे जो है 30-34 से ही परसेंटेज आया है, इसलिए पहले मैं संधि पढ़ा ले लूँ फिर संज्ञा प्रकरण भी पढ़ा दूंगी। लेकिन क्योंकि ज्यादा डिमांड जो है संधि की है इसलिए संधि को पढ़ाऊंगी और मैं संधि को जो एक एक बारीकी जितना उसमें जानना जरूरी है वो मैं सारी बातें बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोग स्माइल करिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बाय बाय।